हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की सीरीज में पिछली क्लास हमारी थी न्यूटन के नियम पर, जिसमें हमने न्यूटन के नियमों को न्यूमेरिकल सवालों के ज़रिए समझा था और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको हमने रीड किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे बल के प्रकारों की। तो चलिए शुरू करते हैं। बल के प्रकार। हमने देखा बल के प्रकार बैलेंस के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल मतलब होता है जैसे कोई दो फोर्स अपोजिट साइड पे काम कर रहा हो और अपोजिट साइड पर इनका जो इक्विवेलेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है। देखेंगे इसको। चलिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा है जो 5 न्यूटन का है, दूसरा राइट हैंड साइड से कर रहा है जो कि 5 न्यूटन का है। ठीक है, दोनों का इक्विवेलेंट फोर्स कितना हो जाएगा? तो एक साइड का तो +5 हो जाएगा और दूसरे साइड का -5, यानी कि +5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात जो इक्विवेलेंट फोर्स रहेगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है कुछ इस दिशा में। ठीक है, अब इसको खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो बल है वो 10 न्यूटन के हैं और 10 न्यूटन के होने के साथ साथ अपोजिट में है, इसलिए एक कोई सा भी 10 पॉजिटिव और एक दूसरा जो रहेगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। इस हिसाब से जो परिणामी बल रहेगा, इक्विवेलेंट फोर्स रहेगा, वो 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर असंतुलित के बारे में बात करें तो असंतुलित बल वह बल होता है जो अपोजिट में तो हो लेकिन इनका इक्विवेलेंट फोर्स जो रहे वो 0 ना रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट हैंड से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वहीं राइट हैंड से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो 15 न्यूटन और 5 न्यूटन, अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो जो 15 न्यूटन का फोर्स है वो ज़्यादा है और 5 न्यूटन का फोर्स कम है। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है यह 10 न्यूटन का फोर्स अधिक लगाएगा और वस्तु कुछ इस साइड गति करने लग जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फोर्स हुआ वो 0 नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फोर्स है वो 0 है। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में। संतुलित बल क्या कहता है? दो या दो से अधिक बल जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, विपरीत दिशा में काम कर रहे हो और उनका परिणामी बल 0 हो, और उनका परिणामी बल 0 हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो वह बैलेंस्ड फोर्स रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम असंतुलित के बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक बल जिनका इक्विवेलेंट फोर्स 0 ना हो उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। अगर संतुलित बल की बात करें तो यहाँ पर वस्तु गति नहीं करेगी, उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो इस वाले पॉइंट पर वस्तु गति करने लग जाएगी v वेग से। ठीक है, v वेग से गति करने लग जाएगी और यहाँ पर वस्तु का जो है आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित बल वह बल होता है जिसमें दो विपरीत दिशाओं में लगने वाले बलों में इक्विवेलेंट फोर्स रहेगा वो 0 रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और वहीं असंतुलित बल के बारे में बात करें तो इसमें दो बल विपरीत दिशा में काम जरूर करेंगे लेकिन यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फोर्स है वो 0 नहीं रहेगा। ठीक है, संतुलित बल की अवस्था में जब दोनों साइड से अपोजिट बल लगेंगे तो इसका मतलब दोनों बल कैंसिल हो जाएंगे और इक्विवेलेंट फोर्स 0 होने के कारण यहाँ पर वस्तु गति नहीं करेगी। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा इसका आकार बदल जाएगा, या तो ये वस्तु खींचा जाएगी या संकुचित हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम
असंतुलित बल के बारे में बात करें तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स 0 नहीं होता है। इसका मतलब वन साइड का जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा, और जब वन साइड का फोर्स ज़्यादा रहेगा तो वस्तु जिस दिशा में ज़्यादा बल लगा पा रही होगी या अनुभव कर पा रही होगी वह उसी दिशा में गति करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकार चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने बैलेंस के हिसाब से बल के प्रकारों को देखा। आइए देखते हैं बल के और भी प्रकार। ठीक है, बल के अन्य प्रकार। ठीक है, बल के अन्य प्रकारों में पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल जिसको हम बोलते हैं IMF, इंटर मोलिकुलर फोर्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा है नाभिकीय बल अर्थात न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। ठीक है, इनके अगर पावर का रेशो देखें तो हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को संख्या में 1 माने, अर्थात पावर के रेशो में देख रहे हैं हम पावर। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माने तो जो अंतर आणविक बल है अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको 10 टू द पावर 25 मानेंगे। यानी कि यहाँ पर पावर का रेशो देख रहे हैं, इधर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो अंतर आणविक बल 10 की घात 25 है, इतनी पावर है। वहीं अगर EMF की बात करें तो ये 10 की घात 36 है। वहीं अगर हम नाभिकीय बल की बात करें तो नाभिकीय बल की जो पावर है ये 10 की घात 38 है। ठीक है, इस हिसाब से हम इन फोर्सेस को पावर के हिसाब से देख सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यह एक संपर्क का बल है, यानी कि यह असंपर्की बल है। ठीक है, यह असंपर्की बल है। असंपर्की का मतलब यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये विदाउट एनी कांटेक्ट काम करता है। ठीक है, वहीं अगर हम फ्रिक्शन देखें, मैग्नेटिक फोर्स देखें या इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो वह EMF में आ जाता है। ठीक है, संरक्षी बल किन बलों को कहते हैं? अच्छा, जो असंपर्की बल होता है इसी को हम संरक्षी बल भी कहते हैं, कंजर्वेटिव। ठीक है, संरक्षी बल। अगर हम रेंज के हिसाब से बात करें, अच्छा ये तो पावर है, पावर में ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही कम हो, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो सर्वाधिक रेंज इसी की होती है। ठीक है, इसकी रेंज मैक्सिमम होती है, अर्थात बहुत अधिक दूरी तक यह काम कर सकता है। दूरी अगर बहुत ज़्यादा भी है तो भी ये काम कर सकता है। वहीं अगर हम नाभिकीय बल की बात करें तो ये पावर में भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसकी जो रेंजिंग पावर है वो बहुत ही कम है, अर्थात मिनिमम है, और बहुत ही कम दूरी पर यह काम करता है, अन्यथा नहीं करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य घर्षण बल काम करता है हमेशा, जो बल की विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका अगर डेफिनेशन लिखें पहले तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य यह कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो सतह पर रखा हुआ है। ठीक, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसे गति इधर करनी होगी। ठीक है, इधर गति करनी होगी, लेकिन इन दो सतहों के बीच में यहाँ पर जो संपर्क हो रहा है, जो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक बल काम कर रहा है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा बल के विपरीत दिशा या ये बोल सकते हैं कि गति के विपरीत दिशा में काम करता है, गति के विपरीत दिशा में।
ठीक है। इस प्रकार से ये जो घर्षण बल है यह हमेशा एक विरोधी बल होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो इसमें कुछ की पॉइंट है जो याद रखने हैं। की पॉइंट क्या है? घर्षण जो है, घर्षण बल एक विरोधी बल है। विरोधी बल है। क्यों विरोधी बल है? क्योंकि यह मेन जो फोर्स है, जो मेन बल है, मुख्य बल, उसका विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है। वही दूसरा की पॉइंट क्या है? दूसरा की पॉइंट है कि यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके प्रकार। अगर हम घर्षण के प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा रोलिंग। तीसरा हो गया रोलिंग। ठीक है, इसी को हम स्थितिज भी बोल देते हैं, स्टैटिक को। स्लाइडिंग को हम सर्पी बोल देते हैं और रोलिंग को हम लोटनिक बोल देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्टैटिक। तो वह वस्तु जो स्थिर अवस्था में रखी है उस पर जो घर्षण बल काम करता है वह स्टैटिक घर्षण होता है। ठीक है, अर्थात वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब काम करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हो। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो स्थिर अवस्था में रखी हुई है, अब इस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वह स्टैटिक प्रकार का है। ठीक है, स्टैटिक। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे जब वस्तु स्थिर अवस्था में रखी होती है तब यह काम करता है। जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, तब यह काम करता है। वहीं अगर हम स्लाइडिंग की बात करें तो स्लाइडिंग का मतलब होता है सर्पी, गति करना। ठीक है, सरकना। तो इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी स्लोप पर, ठीक है, किसी स्लोप पर फिसल रही होती है तब यह काम करता है। अब स्लोप पर भी कर सकती है, बिना स्लोप पर भी कर सकती है, बस ये है कि वो सरकनी चाहिए। ठीक है, जब वस्तु किसी सतह पर सरकती है, फिसलती है, तब यह काम करता है, तब काम करता है। वहीं अगर हम रोलिंग की बात करें, लोटनिक, ठीक है, अर्थात जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, किसी सतह पर लुढ़कती है, तब यह काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो घर्षण है उसके 3 प्रकार हैं। पहले के जैसे एग्जाम्पल, स्थिर रखी हुई कोई वस्तु हो सकती है, दूसरे पर सांप हो सकता है। सांप मतलब सर्पी, सर्पी घर्षण उसके नाम से ही पड़ा है। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु जब सरकती है, ठीक है, जैसे आटा चक्की जो होती है गाँव में, ठीक है, जो देसी आटा चक्की होती है उसमें सर्पी होता है, आटा चक्की। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे देसी हो, दोनों में ही ये वाला लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु पहाड़ से लुढ़क रही है, गिर रही है ढलान से, जैसे मान लीजिए कि ये सतह है और ये पहाड़ है, यहाँ से कोई पत्थर जो है वो नीचे लुढ़क रहा है, तो यहाँ पर फोर्स, कौन सा फोर्स काम करेगा? यहाँ पर जो फोर्स करेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, अर्थात लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर लगेगा लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, आइए देखते हैं घर्षण बल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। ठीक है, विशेषताएं। पहली विशेषताएं, यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? ये करता है सतह की नेचर पर, प्रकृति पर। अर्थात
कोई वस्तु कितनी जैसे चिकनी है या कितनी खुरदुरी है। ठीक है, चिकनी या खुरदुरी सतह पर यह निर्भर करता है, ना कि उसके एरिया पर। दूसरी विशेषता है घर्षण का जो क्रम होता है। जैसे घर्षण के अगर हम पावर का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है वो होता है स्टैटिक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है स्लाइडिंग में, और उसके बाद होता है सबसे कम होता है रोलिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार घर्षण के पावर होते हैं सबसे ज़्यादा स्टैटिक स्थिति में, दूसरा स्लाइडिंग, ठीक है, अर्थात गतिज या सर्पी में, और तीसरा रोलिंग अर्थात लुढ़कने वाले में। तीसरी विशेषता की बात करें तो अवस्था अनुसार घर्षण का क्रम। अवस्था अनुसार घर्षण का क्रम, अवस्था अनुसार घर्षण का क्रम। जैसे कोई दो ठोसों के बीच में कोई घर्षण काम करता है, जैसे ठोस ठोस, तो इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण होता है। वहीं अगर किसी द्रव और दूसरे द्रव में बात करें तो उसमें इससे कम होता है, और सबसे कम होता है किसी वस्तु का वायु के साथ घर्षण। ठीक है, तो वायु और ठोस का जो घर्षण क्रम है ये सबसे मिनिमम होता है, और जो ठोस और ठोस का घर्षण है ये सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, वहीं एक और कंडीशन को हम देखें कि द्रव और ठोस, इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है उस फ्रिक्शन को हम श्यानता भी बोल देते हैं, इसी को विस्कोसिटी भी कह देते हैं। ये विस्कोसिटी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अच्छा, अगली विशेषता है किसी गतिशील वस्तु पर अगर कोई बल काम ना करे तो यहाँ पर वो जो वस्तु है वो रुक जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई रोड है, इस पर कोई कार चल रही है। ठीक है, इस पर कोई कार चल रही है, और ये कार में किसी प्रकार का यहाँ पर रोड और चक्के दोनों के बीच में कोई घर्षण नहीं है। ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और ये गति की अवस्था में है, तो अगर यहाँ पर घर्षण नहीं होगा तो ये आगे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो घर्षण है ये काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो ये जो कार है कुछ दूर आगे जाएगी और उसके बाद में घर्षण के कारण रुक जाएगी, क्योंकि घर्षण क्या करता है, हमेशा घर्षण विरोध करता है। ठीक है, गति का भी और लगाए गए बल का भी। ठीक, इसी कंडीशन पर काम करते हैं ब्रेक। यहाँ पर गाड़ियों को रोकने के लिए ब्रेक सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेक जब लगाते हैं तो वह लगने वाले फोर्स को अपोज करता है, अर्थात जो गति हो रही है गाड़ी की उसको अपोज करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घर्षण काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, घर्षण द्वारा जो किया गया काम है वो हमेशा तापीय ऊर्जा में बदलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दो सतह है और इन दोनों सतहों पर रगड़ हो रही है। ठीक है, पहली वस्तु पर फोर्स इधर लग रहा है ए वस्तु पर, और वस्तु बी पर फोर्स इधर लग रहा है। ये आपस में कुछ इस प्रकार से इनमें घर्षण हो रहा है, और जब यहाँ पर घर्षण हो रहा होगा तो घर्षण के कारण रगड़ उत्पन्न होगी, और रगड़ से हीट उत्पन्न होगी। हीट अर्थात ऊष्मा, और ऊष्मा के कारण ही ऊष्मा किस में बदल जाएगी, ताप में बदल जाएगी, अर्थात इस वस्तु का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, घर्षण की आवश्यकता क्या है या घर्षण के गुण क्या है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, तो फायदे और नुकसान दोनों देखेंगे। घर्षण के फायदे और नुकसान। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, घर्षण के कारण, अगर घर्षण ना हो तो मनुष्य चल नहीं सकता पृथ्वी पर। जैसे बर्फ में मनुष्य चल नहीं सकता है, बर्फ पर फिसलन होती है, घर्षण होता नहीं है, तो इसके कारण वह चल नहीं पाता। तो घर्षण का सबसे मेन फायदा जो है वो है घर्षण के कारण चल पाना। ठीक है, दूसरा, वाहनों में ब्रेक लगना, इसको अभी समझा हमने, ब्रेक्स वाहनों में। तीसरा, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चौथा, घर्षण अगर ना हो, ठीक है, घर्षण के अभाव के कारण ही हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं, बर्फ पर नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते। ठीक है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम बर्फ पे
चल सकता है, इसके बिना हम उसमें फिसल जाएंगे। तो फिसलन का कारण भी क्या है? फिसलन का कारण भी घर्षण का ना होना है। 5वां पॉइंट है, जैसे बालू रेत है या पानी, इनमें हमारा घर्षण बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए हम इसमें चल नहीं पाते। ठीक है। एक अन्य है कि मशीनों में घिसाव के कारण कल पुर्जे घिस जाते हैं, जिससे उनकी हानि होती है, तो उनकी दक्षता में कमी आती है। ठीक है। तो ये उसका एक नुकसान होगा कि घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे अर्थात पार्ट्स घिस जाते हैं और इसी का परिणाम ये निकलता है कि जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वह धीरे धीरे कम होने लगती। ठीक है। इस प्रकार घर्षण के फायदे और कुछ नुकसान देखें। अगर हम इसे किसी पॉजिटिव और नेगेटिव घर्षण के बारे में बात करें, इसे बांटें, तो घर्षण को अगर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव घर्षण में बांटना हो तो इसे हम 2 भागों में देखेंगे। जैसे कोई घर्षण अगर हमारे लिए लाभदायक है, तो जो लाभदायक घर्षण होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लाभदायक घर्षण हमेशा पॉजिटिव घर्षण होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो गाड़ियों में ब्रेक लगाया, अब ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गई। ठीक है। क्योंकि हमें गाड़ी रोकना था, तो घर्षण के कारण गाड़ी रुकी, इसका मतलब घर्षण ने हमारे अकॉर्डिंग काम किया, हमारा फायदा किया, गाड़ी रोक दी। इसका मतलब ये जो है ब्रेक होंगे, गाड़ियों में ब्रेक, वो एक पॉजिटिव घर्षण का काम करेंगे। दूसरा, घर्षण के कारण हम चल सकते हैं, तो चल सकना जो घर्षण रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि हम इसके बिना चल नहीं सकते हैं और इसने हमें चलाया अर्थात इसने हमारा फायदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर घर्षण जो रहेगा वो पॉजिटिव घर्षण हो जाएगा। ठीक है। वही अगर हम नेगेटिव घर्षण की बात करें तो वैसा जो हमारे लिए हानिकारक हो, वैसा घर्षण जो हमारे लिए हानिकारक हो, हानिकारक काम करे, उसे नेगेटिव घर्षण कहते हैं। जैसे मशीनों के कल पुर्जे घिस गए, वापस बदलाए, पैसे लग गए, तो यानी कि यहाँ पर हमारी हानि हुई। ठीक है। इसलिए ये वाला जो घर्षण रहेगा वो नेगेटिव घर्षण रहेगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसको कम करने के उपाय। ठीक है। घर्षण को कम करने के उपाय। ठीक है। घर्षण को कम करने वाले उपायों को हम कहते हैं स्नेहक। स्नेहकों द्वारा इसे कम किया जा सकता है। स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है। अब लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो जो लुब्रिकेंट होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला, ठोस लुब्रिकेंट। दूसरा, लिक्विड अर्थात द्रव लुब्रिकेंट। और तीसरा, अर्ध ठोस लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। ठीक है। अगर ठोस की बात करें तो ठोस में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वह एक ठोस लुब्रिकेंट। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें द्रव के बारे में तो द्रव में आ जाएगा ऑयल एक लिक्विड लुब्रिकेंट है। वहीं अगर हम अर्ध ठोस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीस। ठीक है। और भी कुछ इसके उपाय होते हैं अन्य में, जैसे बॉल बीयरिंग, इसे हम लोकल लैंग्वेज में वेरिंग भी बोलते हैं। वेरिंग कुछ ऐसी चक्री जैसा आता है, यहाँ पर ये छर्रे लगे रहते हैं कुछ स्टील के, और ये साफ्ट में लगता है तो ये घूमता है। ठीक है। तो ये घर्षण को कम करता है। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि घर्षण की परिभाषा, घर्षण के कुछ फायदे, नुकसान, घर्षण के प्रकार, घर्षण की पावर, उनकी विशेषताएं, और आखिरी में हमने देखा घर्षण को कम करने के उपाय जिन्हें स्नेक कहा जाता है। ठीक है। लुब्रिकेंट कहा जाता है। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा अर्ध ठोस।
ठोस में ग्रेफाइट हो जाता है, जो पेंसिल की लेड बनी रहती है वो ग्रेफाइट की बनी रहती है। वहीं अगर हम ऑयल की बात करें, द्रव की बात करें तो उसमें एक ऑयल हो जाता है, और अर्धठोस की बात करें तो ये ग्रीस होता है। वहीं अगर अन्य में देखें तो बेरिंग आ जाएगा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बेरिंग बोलते हैं। और जो बेरिंग है ये साफ्ट में लगता है, वैसे मशीनरी साफ्ट में, घूमने वाली में, ठीक है, ये उसको स्थायी रख के रखता है, और जो चक्का है या जो व्हील है उसको चलाने का काम करता है। ठीक, तो इस प्रकार साफ्ट का जो घर्षण कम करता है वो है वेरिंग करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास हमारी रहेगी कार्य शक्ति और ऊर्जा, अर्थात वर्क पावर एंड एनर्जी पर। चलिए आज के लिए धन्यवाद।